नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉरलॉक ऑफ द मैगोस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। पिछले चैप्टर में लेलिन और स्नेक ड्रैगन ने अपना चेस गेम शुरू किया था, प्यादे भेजते हुए रेवेलिन की तरफ। तो आज शुरू करते हैं। चैप्टर शुरुआत होता है स्नेक ड्रैगन के बोर्ड की तरफ देख के नोट करने से। फिर वो क्राउली की तरफ मुड़ती है और बोलती है, अब से तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, सारी रेबल फोर्स को कमांड कर सकते हो। डार्क रेड ब्लड लाइन फोर्स एक सर्पेटाइन ब्लैक आई बनाता है जो क्राउली को सराउंड करता है। उसकी स्ट्रेंथ को न कई डिग्री बढ़ाते हुए क्राउली घुटने टेकते हुए कहता है, जी मिस्ट्रेस, आपकी विल ही मेरा कमांड है। लेलिन थोड़े फेरवेंट जेवियर से कहता है कि वो क्राउली के साथ जाए। जेवियर एक्साइटेड होकर थैंक यू बोलता है। दो टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस के सामने होने की अनवेरेबल प्रेजेंस ने प्रेशर ने उसे कहीं ना कहीं तो यहाँ पर सब सर्वेंट बना दिया है। जाते वक्त लेलिन उसे एक इम्पोर्टेंट टिप देता है, तुमने हमारी अच्छी सर्विस की है, तो ये इन्फो ले लो। तुम्हारी बहन अभी पैलेस के अंदर है, ज़्यादा कोशिश करो बच्चे। ये सुनते ही जेवियर का बॉडी कांपने लगता है और वो अपनी पेस तेज कर देता है। दोनों जाने के बाद विला के अराउंड एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर बन जाता है। स्नेक डॉग और साइलेंस ब्रेक करती है, पूछती है कि क्या उनके सक्सेस का कितना चांस है। लेलिन थोड़ी देर साइलेंस के बाद एक्सप्लेन करता है, प्रोजेक्ट एक्स कई सालों से प्रोग्रेस कर रहा है और नेचुरल वर्ल्ड का बड़ा हिस्सा ऑलरेडी कंट्रोल में आ चुका है। शैडो वेव का इन्फ्लुएंस भी पूरी दुनिया में परमानेंट हो चुका है। उनका ओपोनेंट कभी भी एक्ट कर सकता है। वो सजेस्ट करता है, मिस्ट्रेस ऑफ द नाइट के हाथ में बॉटम मतलब ना बटन छोड़ने के बजाय क्यों ना उनके सबॉर्डिनेट ही एडवांस में बॉम्ब डेटोनेट कर दें। यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मिस्ट्रेस ऑफ द नाइट ने ना तीन बीइंग ऑफ लॉ को हैंडल करने में ज़रूर कोई प्राइज पेड की है। ओपोनेंट डेफिनेटली यहाँ पर कमज़ोर होगा, इसलिए उनके सक्सेस का चांस बहुत हाई है। जब वो कम्प्लीटली रिकवर होगी तब चीज़ें और भी ज़्यादा अनक्लियर हो जाएंगी। लेलिन एक बिजार स्माइल के साथ एक्सप्लेन करता है, मिस्ट्रेस ऑफ द नाइट ने वर्ल्ड की एक्यूमुलेटेड ओरिजिन फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है, जिसे उसे जल्द रिकवर करना मुश्किल होगा। शैडो वर्ल्ड का ये एडवांसमेंट एक्चुअली फेल हो गया था। उसके ओरिजिन फोर्स रिजर्व इनसफिशिएंट थे और सिविलाइजेशन भी तैयार नहीं थी। इसलिए सार ने एडवांस करने के बजाय सिर्फ एक्सपेंड कराया। ओरिजिन फोर्स अभी तक कॉन्डेंस नहीं हुई है और बहुत सारे और फैक्टर भी मिसिंग हैं। इसलिए शैडो वर्ल्ड एक्चुअली कुछ ज़्यादा वीकन नहीं हुआ। मासा और यूरी की सेक्रीफाइस ने सिर्फ उसे स्लाइटली रिकवर करने में मदद की। लेकिन अगर सार के पास इनफ टाइम हो तो वो शैडो वर्ल्ड को रिकवर करके ओरिजिन फोर्स को यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा सकती है। तब मिस्ट्रेस ऑफ द नाइट को हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है। क्राउली और जेवियर जब कैपिटल पहुंचते हैं तो ब्लड टेस्ट बहुत बड़ा हो चुका था। अर्थक्वेक ने उनके कोर बेस को ज़्यादा डैमेज नहीं किया, लेकिन बेसमेंट के इनर कॉन्फ्रेंस हॉल में बहुत सारे स्ट्रेंजर गैदर हुए हैं। इन स्ट्रेंजर में ब्लैक चाइनीज गाउन पहने लोग, शार्प हेट वाली विचेज, आर्मर पहने नाइट और एक्सपर्ट मार्शल आर्ट्स शामिल हैं। सबसे ज़्यादा जेवियर के अटेंशन वो ग्रुप खींचता है जो आर्मी यूनिफॉर्म में है। सबके अराउंड ब्लड और आयरन की एक यूनिक ऑरा है जो आर्म्ड फोर्स की खासियत है। जेवियर समझ जाता है ये वही रेबल्स हैं जिनके बारे में सी लाइव ने पहले बताया था। वो नोटिस करता है कि ब्लड लाइन अलायंस के कुछ मेंबर बाकी ग्रुप से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जबकि सोल्जर बिना किसी कम्युनिकेशन के साइलेंटली वेट कर रहे हैं। हॉल में सिचुएशन केओटिक है। बहुत सारे लोग पिछले कुछ दिनों के चेंजेस को लेकर आर्ग्यू कर रहे हैं। सब लोग उस डिजास्टर से डरे हुए हैं जो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है। प्रोजेक्ट एक्स और ट्री ऑफ द लाइफ का भी बार बार जिक्र हो रहा है यहाँ पर। सब लोग शांत हो जाओ, क्राउली बोलता है यहाँ पर। क्राउली और जेवियर का अराइवल तुरंत अटेंशन अट्रैक्ट कर लेता है। हॉल में हजारों आंखें जेवियर के बॉडी के हर पोर टेंस को यहाँ पर सब कुछ देख रही थी, क्योंकि यहाँ कोई भी नॉर्मल नहीं है। कोई भी एवरेज सिटीजन या सोल्जर इस इमेंस प्रेशर के सामने कोलैप्स हो जाता है। बॉबी ने बाकी ब्रॉडलाइन अलायंस मेंबर को पीछे ढकेलते हुए
एक्सेप्टेशन भरे चेहरे के साथ पूछती है कि क्या हुआ? क्या वो पर्सन एग्री हुई? क्राउली सर हिलाता है, नहीं, लेकिन उसने हमें प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी नहीं किया है। एंसेस्टर ने मुझे उनकी विल रिप्रेजेंट करने का अथॉरिटी दिया है। डिसेंडेंट यहाँ पर एम्पायर को ओवरथ्रो करने के लिए। सी लाइव ग्रुप से सर हिलाता है। उनकी असिस्टेंस के बिना हम उस मास्टरमाइंड के अगेंस्ट रजिस्ट नहीं कर सकते जो एम्पायर के पीछे हैं। सिर्फ एम्पायर के हायर अप्स ही असल में समझते हैं कि मिस्ट्रेस ऑफ द नाइट कितनी टेरिफाइंग है। उसके सपोर्ट से इंपीरियल फैमिली एब्सोल्यूट पावर रखती है। अगर प्रोजेक्ट एक्स और ट्री ऑफ लाइफ का थ्रेट ना होता तो ये सोल्जर कभी इतना ना यहाँ पर खुश थैंकलेस नहीं होते, यानी रेविलियन नहीं करते वो लोग, ये दोनों प्रोजेक्ट शामिल ना होते तो। क्राउड से एक क्वेश्चनिंग वॉइस सुनाई देती है। हम किसके आगे अभी इंतजार कर रहे हैं? और ना यहाँ पर कुछ प्रोफेसिस के बेस्ट पे एंशियंट मिथ के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करना, क्या ये रेडिकुलस नहीं है? कई लोग इस पे ना एग्री करते हैं, चाहे उनके पास खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, फिर भी उन्हें एंशियंट मिथ पे डाउट है। सिलाइव एक स्टोन टैबलेट निकाल के फेंक देता है। ये एक ट्रेजर है जो एम्पायर ने अपनी सबसे बड़ी सबमरीन की कोस्ट पे निकाली है। बुक ऑफ द सैल्वेशन ब्लाइंड प्रॉफिट एरी ने छोड़ा था और हमने उसकी प्रोफेसी यहाँ पर देखी है। जब सारी सोल एक हो जाएंगी, डूम का दिन आएगा। ये ऑलरेडी हो चुका है। हमें स्नेक डॉगर की मदद करनी चाहिए। वही वो है ना यहाँ पर फिर से ना डाउट करती है। इन मिस्टीरियस एंशियंट relic की कोई क्रेडिटिबिलिटी नहीं है। सी लाइव यहाँ पर शांत टोन में पूछता है, इसका क्या? एक टेरिफाइंग हिस पूरे हॉल में यहाँ पर रिसाउंड करती है। ट्रिबुलेंट ब्लड लाइन एनर्जी एक जाइजेंटेटिक यहाँ पर बनाते हुए 100 से ज़्यादा स्नेक से बना हुआ यहाँ पर स्केल से कवर्ड दिखाई देता है। बहुत सारे ब्लड लाइन अलायंस मेंबर स्नेक डॉगर के डिसेंडेंट हैं। ये सीन देखते ही वो इंस्टेंटली घुटने टेक देता है। उन्हें अपने एंसेस्टर की विल क्राउली के अराउंड महसूस होती है। उनका ब्लड लाइन उन्हें यहाँ पर एलिगेंस यहाँ पर ना मजबूर करता है अपने घुटने टेकने के लिए। ब्लड लाइन का ओरिजिन होने की वजह से स्नेक डॉगर सिर्फ अपनी ऑरा के एक विस्प से क्राउली और बाकी सबको सबड्यू कर सकती है। ये हायर ब्लड लाइन का एब्सोल्यूट कंट्रोल है जो किसी भी सोल के स्पेल से ज़्यादा पावरफुल है। और वीकर ब्लड लाइन के लिए इसको भरना, इससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है जब तक वो अपने ब्लड लाइन का सोर्स ही एक्सट्रैक्ट ना कर लें खुद से। सिर्फ लेलिन ही हिस्ट्री में ऐसा इंसान रहा है जो ऐसा कर चुका है। उसने एनर्जी लिमिट को सरपास कर लिया। उसने र्यूमर्ड एनर्जी लिमिट इतनी आसानी से ब्रेक कर दिया। लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। सबके चेहरे यहाँ पर बदल जाते हैं। क्राउली यहाँ पर ब्लड लाइन कैरियर को एम्प्रर की तरह ऊपर से देखता है। ये एनर्जी लिमिट एक्चुअली एम्पायर की प्रोपेगेंडा थी। टेक्नोलॉजी और शैडो व्हीप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने इसे एनर्जी लिमिट नाम दे दिया। एनर्जी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी यहाँ पर सिर्फ एक पीक रैंक 6 मैगोस जितने पावरफुल थे। कोई भी इस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाया था। लेकिन क्राउली ने न सिर्फ यहाँ पर उधार लिए पावर से ये बैरियर ब्रेक कर दिया। उसका बॉडी और स्पिरिट स्नेक डॉगर द्वारा ट्रांसफॉर्म किया गया है। उसकी कैपेबिलिटीज पीक रैंक 6 तक बढ़ा दी गई हैं। स्नेक डॉगर की टेम्पररी अथॉरिटी की मदद से वो कुछ ब्लड लाइन पावर यूज करके बोटलनेक पास कर सकता है और एक हाफ स्टेप रैंक 7 बन सकता है। चाहे नियर रैंक 7 स्टैंड के बावजूद उसे लेलिन जैसे बिंग ऑफ लॉ के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। क्राउली अब यहाँ पर अनडाउटली एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है। वो यहाँ पर वायलेंट इम्पोजिशन के साथ एक रास्ता बनाते हुए उस यंगस्टर का तक पहुँचता है जो डाउट कर रहा था और बोलता है, तुम्हारे कोई ओपिनियन है? स्ट्रॉन्ग विंड उसके एकदम साइड से न ब्लो करती है। वो यहाँ पर ना ड्राइड हेयर और पियस्ड ईयर वाला यंगस्टर डर के मारे सीधा बोलता है, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। टेरिफाइंग प्रेशर के सामने वो ठीक से बोल भी नहीं पाता। फ्लोर शटर होता है
और क्राउली की सिलेहुड इंस्टेंटली मिड एयर में अपीयर होता है। पूरा हॉल सो स्नेक की एरोगेंट और ओवरबियरिंग ऑरा से ओवरफ्लो हो जाता है। बाकी ब्लड लाइन कैरियर को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। क्राउली सबको ऊपर से देखते हुए कहता है, मैं ही उसकी एग्जिस्टेंस का बेस्ट प्रूफ हूँ। उसकी मदद से मैंने वो सो कॉल्ड एनर्जी लिमिट ब्रेक किया, एक नए रिलम में इंटर किया। वो और भी बताता है, और उस एग्जिस्टेंस ने प्रोफेसी में मेंशन की गई मिस्ट्रेस ऑफ द नाइट को रोकने के लिए एग्री किया है। क्या हम सब मिलके इंपीरियल फैमिली को हैंडल नहीं कर सकते? वो लाउड वॉइस में ना रोर करता है, यहाँ सब लोग इन दो प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, तो अब हमें चॉइस करना होगा, उस एम्पायर के प्रति लॉयल रहना है, रहकर मरना है, या मेरे साथ जुड़ना और रेवेलियन करना है। क्राउली की मतलब ओराटोरी मतलब ना, यहाँ पर बोलने की स्किल ना एक्चुअली इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी स्पीच ना किसी को खून गर्म कर रही थी, ना अटेंशन खींच रही थी। असल में वो स्पीच बच्चों को भी ना फूल नहीं कर सकती थी। लेकिन उसे एक बड़ी मदद मिली। खुद शैडो एम्पायर के रिसेंट एक्शन ने पूरी दुनिया को गुस्सा दिला दिया था। प्रोजेक्ट एक्स और ट्री ऑफ द लाइफ प्रोजेक्ट इतने वाइड स्प्रेड थे कि नोबल्स, यहाँ पर प्रिजनर्स, सब सब लोग अफेक्टेड हो रहे थे। अगर किसी को अचानक पता चले कि वो सिर्फ एक क्लोन है जो एक दिन एसिमुलेट होके कंप्लीट इडियट बन जाएगा, तो वो गुस्से में पागल हो ही जाएगा। ये तो ना डे लाइट में होता है, मतलब डिजास्टर जैसा है। चाहे ये इम्पीरियल फैमिली की गलती ना भी हो, फिर भी लोग उन्हें ही ब्लेम करेंगे। एम्पायर ने पहले से ही ब्लड लाइन अलायंस और बाकी ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम कर रखा था, जिससे पब्लिक का और ज़्यादा डिस्ट्रस्ट बढ़ गया था। अब लगता है जैसे वो खुद साइकोपैथ है जो दुनिया का एंड लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिचुएशन ऑर्डिनरी सिटीजन और गवर्नमेंट ऑफिशियल दोनों के लिए खतरा बन गया। रेविल फंडिंग बहुत बढ़ गई। जो रिफ्यूजीज एम्पायर छोड़ रहे थे, उन्हें भी बहुत दुख था। उन्हें रेबल्स ग्रुप की पूरी ताकत से सपोर्ट करना ही था, क्योंकि एम्पायर की मदद करने का क्या मिलेगा। अच्छे पॉलिटिशियन कभी बिलीव नहीं करेंगे कि एम्पायर उनकी सोल एसिमुलेट करने के बाद उन्हें फ्री छोड़ देगा। मतलब एक तरह से एम्पायर ने खुद ही अपनी रेबेल आर्मी जन्म दे दी थी। डाउन विथ द एम्पायर, ओवरथ्रो द एम्पायर। डेथ की प्रेशर के अंदर कई मेजर ऑर्गेनाइजेशन के हेड जल्द ही एक कॉन्शियसनेस पे पहुंचते हैं, मतलब रिजल्ट पर पहुंचते हैं। क्राउली खुश होकर स्माइल करता है जब वो सबके चेहरों पे राइटियस इंडिकेशन देखता है। वो एक बॉटम प्रेस करता है और उसके पीछे एक मैप प्रोजेक्ट होता है। इम्पीरियल कैपिटल सिटी अब डिवास्टेटेड दिख रहा है, सराउंडिंग रीजन भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। क्राउली बताता है, इस बार हमारा सिर्फ एक टारगेट है, इम्पीरियल पैलेस। हमें इविल के कोर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना होगा। वो अपनी फिस्ट यहाँ पर भींचते हुए कह रहा था। वो वार्न करता है, नॉर्मली कैपिटल के अराउंड कम से कम 3 लाख ट्रूप हैं, पुलिस और स्पेशल फोर्स अलग से। नॉर्मली ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलता ही नहीं है। लेकिन अब जनरल सिलाइब की तरफ देखता है। ग्रीन हेयर्ड सिलाइव, ब्लड एकदम लस्ट से भरा, एक ट्रू मिलिट्री मैन की तरह सीधा बात करता है। वो 2 पॉइंट बताता है। पहला पॉइंट है, उस हॉरिफिक डिजास्टर ने आर्मी को बैडली हर्ट किया है। बहुत सारे सोल्जर अभी रिलीफ एफर्ट में बिजी हैं। उनका इंफॉर्मेशन नेटवर्क टूट चुका है। चाहे वो पुराने प्रेस्टीग रखने वाले लोग ट्रुप को यहाँ पर भेजें, मतलब ला लेके आएँ, लेकिन उन्हें टेम्पररली यहाँ पर क्या बोलें, टेम्पररी नहीं हो पाएगा। ये सब इतनी जल्दी करने के लिए नहीं हो पाएगा। अगर ये लोग जल्दी करेंगे तो हाँ, इम्पीरियल फैमिली को गिरा सकते हैं। और दूसरा है, रॉयल फैमिली के लिए लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से उन्हें उनके अपने लोग ऑलरेडी की पोजीशन में यहाँ पर फंस चुके हैं, मेजर ट्रांसपोर्ट हब अब और मिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस समेत। ये सुन के सबकी आँखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। इतनी सारी फ़ेवरेबल कंडीशन एक साथ देखे, उन्हें फैमिली सक्सेस का एक ग्लिमर दिखता है। और यहाँ पर सक्सेस दिखने के कारण बॉबी कहती है कि डिले नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन प्लान तुरंत करो। वो क्राउली की तरफ देखते हुए ऐड करती है कि उन्हें अपना एक चीफ भी यहाँ पर साइन करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है कैरल के एम्परियल पैलेस में।
एम्परर अरागोन अपने थ्रोन पे बैठा है। एक रेयर सीन देखते हुए बहुत सारे रॉयल एक जगह यहाँ पर डिनर एंजॉय कर रहे हैं। एम्प्रेस वहाँ है, उसके कई सन्स और डॉटर यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ द मैरीटाइम अफेयर और मिनिस्टर ऑफ द डिफेंस भी। एम्परर एरोगन के दिल में अचानक एक मतलब ना कुछ आता है उसके दिमाग में। वो सोचता है इन सब में से कौन सच में मेरे प्रति लॉयल है। उसका ना क्रिस्टल फ्लैक्स के वाइन में इंटरेस्ट कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है। लिंग मिलिट्री यूनिफॉर्म में अंदर आता है। जैबिस उसके पीछे एक लॉयल डॉग की तरह फॉलो करता है। वो सैल्यूट करके रिपोर्ट करता है, स्पेशल फोर्सेस को पता चला है कि ब्लड लाइन अलायंस पैलेस पे ना अटैक करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। जैबिस तुरंत घुटने टेकते हुए कहता है, मैं अपनी जान पे इसकी क्रेडिटिबिलिटी की गारंटी देता हूँ। एरागोन क्रिस्टल फ्लैक्स नीचे रखते हुए अपनी ब्राउज मसाज करता है और बोलता है, ये सच में ट्रबल्ड टाइम है। पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है। सबको लगता है कि एम्परर रेबल को कैप्चर करने का ऑर्डर देगा, लेकिन वो एक शॉकिंग डिसीजन लेता है। ठीक है, प्रोजेक्ट एक्स और ट्री ऑफ द लाइफ प्रोजेक्ट को तुरंत इनिशिएट करो। वो ऐड करता है, सब लोग मेरे साथ आओ। पैलेस के सारे एंट्रेंस बंद कर दिए जाएंगे। मेरी ऑर्डर के बिना कोई भी अंदर बाहर नहीं जा सकता। एक लंबी चुप्पी के साथ एक लंबी सांस निकालते हुए एम्परर इम्पोर्टेंट मिनिस्टर की एक व्हिप को पैलेस के बाहर ले जाता है। कई हाई रैंकिंग गार्ड उनके साथ फॉलो करते हैं। एम्पायर की सारी फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस, इंटेलिजेंट टीम या दूसरी इलाइट सब लिंक के कमांड में ऑर्डर में आ जाते हैं। पूरा एरिया एक मशीन की तरह विंड हो जाता है। यहाँ पर ना ये ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है। बाकी रॉयल फैमिली मेम्बर एक दूसरे को देखते हैं। एक स्ट्रेंज साइलेंस फॉलो करती है। ओल्डर प्रिंसेस की नज़रें प्रिंसेस लिंक पे टिकी है। उनके थॉट अननोन है। तो प्रिंसेस ने यहाँ पर खुद जेविस को जाने को कहती है। अकेली एक दूसरे मीटिंग रूम में जाती है। कुछ मेजरेबल क्राइज यहाँ पर आवाज़ें सुनाई देती हैं, फिर कंप्लीट साइलेंस हो जाता है। कुछ मिनट बाद एम्परर एरागोन बाहर आता है, एक वाइड कपड़ा हाथ में लिए हुए, एकदम बॉडी को साफ कर रहा था और बोलता है, मुझे लगा नहीं था मिनिस्टर ऑफ द डिफेंस मुझे बिट्रे करेगा। हाँ, और मुझे लगा था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मतलब ये समझो कि ये सीन न कंप्लीटली न बताता है कि एम्परर ने अपने अनस्टेबल फैक्टर जैसे डिसलॉयल मिनिस्टर को साइलेंटली एलिमिनेट कर दिया है। उनकी डिटेल्ड यहाँ पर दिखाई भी नहीं गई है। एम्परर यहाँ पर बोलता है, मेरा पाथ दूसरों के लिए समझना मुश्किल है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। वो अपनी एक बेटी जिसे वो एक टास्क मतलब इंटरेस्ट कर सकता है की तरफ देखते हुए एकदम बोलता है, उसकी तरफ देखते हुए, लिंग भी यहाँ पर बिना कोई इमोशन दिखाई कहती है, सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है फादर, प्लीज मेरे साथ आएं। दोनों इम्पीरियल गार्डन में पहुँचते हैं, जहाँ सारी वेजिटेशन फ्लैटन करके एक ह्यूज प्लाज बनाया गया है। एम्परर अपनी एक्साइटमेंट रोकते हुए ऑर्डर देता है, चलो शुरू करते हैं। पूरा प्लाजा ट्रेवल करने लगता है। जमीन ग्रेजुअली स्प्लिट होती है। एक बॉक्स बनाते हुए एक फैंटेस्टिक वाइट टावर जमीन से निकलता है। उसका इंटीरियर कम्प्लीटली सॉलिड है। एक्सटीरियर यहाँ पर बाहर की लाइट से भरा हुआ गॉर्जियस लस्टर दे रहा है। टावर के टॉप पे 12 ब्राइट पियर्स हैं, मतलब ना एक सर्कल में कनेक्टेड थिक ब्लैक मेटल चेन के थ्रू सेंटर से जुड़ा हुआ। हर पियर में एक लड़की सो रही है और जिल उनमें से एक है। वो बेबी जैसी कर्ल्ड अप है, जैसे अपनी माँ के वम में हो। उनकी आईब्रो कभी कभी यहाँ पर हिल भी रही है और एक वम की तरह उनके अराउंड बहुत सारा ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। एक क्रिस्टल क्लियर थ्रेड उनके बॉडी से कनेक्टेड है। एम्परर आर्गोन अपने सामने मेटल कंसोल को क्रेजी और फेर्वेंट एक्सप्रेशन के साथ देखता है। देखो इसे लिंग, कैसा ब्यूटीफुल क्राउन है ना? लिंग की आंखों में भी ना एक रेडिएशन है, उसे मानना ही पड़ेगा। 12 पिलेस वाली ब्रिलियंट टावर एक मैसिव क्राउन जैसा लग रहा था, लेकिन उसे क्लियरली पता है ये उसके फादर का लिए एक टेस्ट है।
अगर मिस्ट्रेस ऑफ द नाइट इस पॉइंट पे अपीयर हो गई तो वो और उसका फादर दोनों डेथ की फेत में बंध जाएंगे। लिंग अपने फादर के हाथों की तरफ देखती है। सिर्फ उसे ना पता है कि ना स्ट्रॉन्ग रूम का एरे उसके फादर की बॉडी में ट्रांसफ़र हो चुका है। कैली की आइज और मरमेड स्केल उसके पास हैं। आगे ना बढ़ने से पहले एम्परर अपनी बेटी को बुलाता है। जाओ और ट्री ऑफ द लाइफ प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले फाइनल एक्स म्यूटेशन एक्टिवेट करो। चाहे कोई भी हमारा ओपोनेंट हो, उन्हें ज़रूर बहुत ट्रबल फेस करना पड़ेगा। लिंक का बॉडी कांपता है। ये कमांड सुन के ये कमांड ना डेविल को लूज करने के बराबर है। फिर वो रेस्पेक्टफुल्ली वहाँ से रिट्रीट करती है। एम्परर इमीडिएटली दूसरी कमांड देता है। सोर्ड सेंट नाइट डेविल क्लोजली फॉलो करो। दो सिलेउट उसके पीछे अपीयर होते हैं। उसकी फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस अब वो दोनों को बाहर भेज देता है। दोनों ओल्ड मैन एम्पर को सैल्यूट करते हुए धीरे धीरे ब्रिज में यहाँ पर चले जाते हैं। एम्परर अपने सराउंडिंग को देखते हुए एक ट्रेस ऑफ स्माइल के साथ प्लाजा में इंटर करता है। एक प्योर वाइट एनर्जी लेयर इंस्टेंट में प्लाजा को बाहर की दुनिया से सेपरेट कर देता है। सारे अनस्टेबल फैक्टर रिमूव हो चुके हैं। एम्प्ररर अपने अराउंड देखते हुए सेटिस्फैक्शन की स्माइल के साथ कहता है, मैं डेफिनेटली एसिमिलेटेड सोल बॉडी को डेवर करके एक गॉड बन जाऊंगा। वो अनस्वेरिंग डिटर्मिनेशन के साथ मेटल टावर के सेंटर की तरफ वॉक करता है। सीन शिफ्ट होता है, सी लाइफ की तरफ दिखाया जाता है। वो लीड कर रहा है कैपिटल जाने के लिए। पैलेस की तरफ जाते हुए सी लाइफ के कम्युनिकेशन डिवाइस पे एक मैसेज आता है जो उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल देता है। ये पैलेस से कोड है, हमें ढूंढ लिया गया है। पैलेस बंद हो चुका है और इम्पीरियल फोर्सेस मोबिलाइज हो चुके हैं। सी लाइफ का एक्सप्रेशन बिगड़ जाता है। उन आउटसाइडर के बिना पैलेस में ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होगा। क्राउली पीछे देखते हुए कहता है, हमने शुरू में भी ट्रबल अवॉइड करने की एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक्चुअली सिर्फ कैपिटल इन्फ्लेट कर पाना ही एक्साइटमेंट वाली बात है ना? वो अपनी कैपिटल की स्ट्रीट में हैं। पीछे ब्लड लाइन कैरियर, फेयर आर्म वाले वॉरियर और मिलिट्री का एक पोर्शन है। ये एकदम क्राउड आगे बढ़ रही है, एक साथ आगे बढ़ रही है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कैपिटल के सिटीजन सब अपने घर के अंदर छुपे हुए हैं। ओकेजनली ना झटके हुए, लेकिन बाहर नहीं आते वो लोग। यहाँ पर जैसे कैपिटल के गार्ड सब खत्म हो चुके हो। ग्रुप को स्ट्रेंज लगता है यहाँ पर, जैसे इम्पीरियल आर्मी और पूरी कैपिटल उनकी प्रेजेंस एक्सेप्ट कर चुकी हो। वो भी अपने सराउंडिंग देखते हुए कहती है, लगता है प्रोजेक्ट एक्स और ट्री ऑफ द लाइफ का एग्जिस्टेंस पब्लिक को रिवील करना सच में इफेक्टिव रहा। कम से कम ये लोग रो लो रैंक्ड सोल्जर हमारे अगेंस्ट फाइट नहीं करेंगे। वो ऐड करता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रॉयल फैमिली का एक्सपोज होना उनके गवर्नमेंट के ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर चुका है। अब उन्हें सेपरेटली काम करना होगा। पैलेस की पावर कट करो, चाहे उनके पास स्पेयर हो। कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाया जा सकता है। सीलाब यहाँ पर सिलाइब जो है डिटरमाइंडेड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, स्पेशल फोर्सेस हेडक्वार्टर में पैलेस का डिटेल मैप है, वो खुद उसे हैंडल करेगा। बॉबी पूछता है, क्या तुम अपने भाई से अपना ग्रज सेटल करना चाहते हो? सी लाइव अपना बैक सीधा करके यहाँ पर अनडाइंग डिटरमाइंड लुक के साथ कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं सक्सीड करूँगा। रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिसर का एक पोर्शन रेबल आर्मी के से सेपरेट होके स्पेशल फोर्सेस हेडक्वार्टर की तरफ रश करता है। स्पेशल फोर्सेस हेडक्वार्टर पहुंच के सिलाइव स्टंट रह जाता है। ये एक स्लॉटर हाउस बन चुका है। बहुत सारे ब्लैक क्लॉक्ड बॉडीज जमीन पर गिरे हैं। उनके फेसेस पे अनबिलीविंग एक्सप्रेशन है। ये सब एक इंसान ने किया है। और सिलाइव एक डेड बॉडी के पास से गुजरते हुए हेडक्वार्टर में इंटर करता है और बोलता है कि ना, आखिर आ ही गए मेरे प्यारे भाई। जब इस पहले से वेट कर रहा है यहाँ पर, उसकी आंखों में ईविल, एकदम ईविल सी स्माइल है। और सिलाई बाकी लोगों को रुकने का सिग्नल देके हैप्पी टोन में पूछता है, तुमने बाहर वाले लोगों को मारा क्यों? जेविस अपने नेल बो करते हुए कैजुअली जवाब देता है, वो सब बेवकूफ़ थे।
र्यूमर सुन के पैनिक में रेविलियन सोचने लगे थे, इसलिए मैंने उन्हें पर्सनली निकाल दिया, जैसे उसने सिर्फ कुछ कीड़े मकोड़ों को मारा हो, ऐसे ही बोल रहा था। सी लाइव अपनी आंखों में आंसू के साथ कहता है, क्या अब भी तुम ये कर सकते हो? क्या कर रहे हो तुम? जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन हमारे भाई की वजह से तुम्हें ईविल बनना जरूरी नहीं था। अब रुकने का टाइम है। जैविस गुस्से में कहता है, रुकना? मजाक कर रहे हो क्या? प्रोजेक्ट सक्सेस होने वाला है और तीसरा भाई की सोल वापस आने वाली है, और इस वक्त तुम मुझे रुकने को कह रहे हो? उसके कपड़े फट जाते हैं। एक ब्लैक एनर्जी क्लाउड उसके बॉडी से निकलता है और बोलता है, मैं तुम्हें कॉप्स बनाऊंगा। शीला भी यहाँ पर बोलता है, मुझे लगा नहीं था भाइयों के बीच ये सब होगा। तुम जन्म से ही जीनियस थे, लेकिन पावर की तरफ बढ़ते वक्त तुमने स्ट्रॉन्ग लोग की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी को कमी थी, वो था लव और फॉरगिवनेस। एक सोल्जर अपनी लेजर गन उठा के जब इसकी तरफ वार्निंग शॉट फायर करता है। सिलाइव लास्ट टाइम कन्विंस करने की कोशिश करता है, अपना माइंड चेंज करने में अभी भी देर नहीं हुई है। जेविस कोल्डली जवाब देता है, तुम्हें अपना माइंड चेंज करना चाहिए, मुझे नहीं। रेवल्स से सराउंडेड होने के बावजूद उसकी आंखों में कोई फियर नहीं है, बल्कि लगता है जैसे वो एक अच्छी शो देख रहा हो। सीलाइव अपने भाई को अच्छी तरह जानता है, उसे कुछ एबनॉर्मल नोटिस होता है, लेकिन समझ नहीं पाता क्या है। अचानक एक रेवल जमीन पे गिरता है, अनकॉन्शसली यहाँ पर ट्विच होने लगता है। क्या हुआ? क्या हुआ? सिलाइव यहाँ पर आंखें घुमाते हुए उसे इंस्टेंटली यहाँ पर ना बोलने लगता है, क्या हुआ? सोल्जर की नेक पे ना डार्क ग्रीन का एक लेयर स्प्रेड हो रहा है। ये कंडीशन स्प्रेड होती जाती है। कई रेवल्स एक एक करके गिरने लगते हैं, बाकी लोग एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। एक्स जिन म्यूटेंट हो गया। क्या उन्होंने एक्ट करना शुरू कर दिया? जैविस की इस मोमेंट का फ़ायदा उठा के अटैक करता है। शैडो विंड एक वायलेंट टोर्नेडो सबको उड़ा देता है। शैडो का एक क्लस्टर जो बचे हुए लोग खड़े हैं उन्हें ब्लड का फोग में बदल देता है। गार्ड यहाँ पर जेविस की रैम्पेंट लाफ्टर विंड में यहाँ पर क्लियरली सुनाई दे रही थी। वो इतना खुश हो गया था कि मेटल फ्लोर खुलता है। रॉ ऑफ आर्म्ड रोबोट सिलाई और बाकी को यहाँ पर घेर लेते हैं। जेविस अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है, अब कैसा लगा? कौन कौन किसे सराउंड कर रहा है? वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कुछ सोल्जर से के न गिरने से डिस्ट्रैक्टेड होना सिलाई बिल्कुल नहीं बदला, अभी भी इतना हाइप्रो क्रिटिकल है। और यहाँ पर सी लाइव कहता है, ओह मेरे भाई, चाहे मैं हाइपोक्रिटिकल हूँ, फिर भी ये मेरा ड्यूटी है। जैसे मैं यहाँ कंट्री बचाने नहीं, तुम्हें और गिरने से रोकने आया हूँ। वापस आओ मेरे भाई। जैविस यहाँ पर अनॉयड होके कहता है, ये बकवास बातें बहुत इरिटेटिंग है। फिर वो एक ऑफर देता है, एक स्नो डाउन हम दोनों के बीच, कोई भी इंटरफेयर ना करे। अगर तुम मुझे डिफीट कर दो तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, पैलेस के प्लान्स या सबसे इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस। सी लाइव अपनी फिस्ट भीजते हुए कहता है, यही तो मैं चाहता था। एक टेरिफाइंग ऑरा एयर में एक्सप्लोड होता है। जेबिस उसे एक एंशियंट कोलिजियम में ले जाता है। ये अरीना कैसा है? तुम्हारी ब्यूरल पैलेस के लिए परफेक्ट है ना? जेबिस बोल रहा था यहाँ पर। सिलाई वो शांत होकर जवाब देता है, अगर मेरी डेथ से तुम बच सकते हो तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। उसे सब अब न पूरी तरह समझ आता है कि उसका भाई बहुत पहले ही बदल चुका था। स्पेशल फोर्सेस में ज्वाइन होते ही वो एक डेमोन बन गया था। दोनों यहाँ पर एकदम एक दूसरे के ना टकराते हैं, बहुत ज़्यादा फाइट होती है। एक टेरिफाइंग बैटल और आप पूरे कोलिजम में फ्लोट करने लगती है। और इसी वक्त यहाँ पर देखते हैं, कैपिटल के ज़्यादातर लोग साइलेंटली ज़मीन पर गिर रहे हैं, चाहे मर्चेंट हो, ऑफिशियल या हो या रॉयल्स हो, कोई भी बचा नहीं है। हर यहाँ पर ना गिरा हुआ इंसान मुंह से फॉर्म निकाल रहा है। उसके बॉडी पे ना डार्क ग्रीन का लेयर स्प्रेड हो रहा है। सबसे ज़्यादा चेंज ना यहाँ पर उनकी आँखों में है। ब्लड वेसल थिक हो गई हैं, पुपिल्स अपना कलर खो चुकी हैं, आँखें पूरी तरह वाइट हो गई हैं। सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, पूरी नेचर और इकोसिस्टम इस डिजास्टर से अफेक्टेड हो रही हैं। ज़्यादातर इंसेक्ट और छोटे एनिमल में भी
सिम्टम तुरंत दिखने लगता है। बड़ी बॉडीज वाले भी ना जल्दी फॉलो करते हैं यहाँ पर। ग्रीन डार्क ग्रीन स्पॉट कंटिन्यूसली स्प्रेड करते हुए एक ह्यूज मार्क बनाती है। लेटर एक्स। क्राउली गुस्से में अपने आदमियों को ना कंटिन्यूसली गिरते देखता है। एक्स जिन, ये डैम्ड एम्पायर, उन्होंने सच में हिम्मत कर ली है। फिर भी सोल्जर, मार्शल आर्टिस्ट और नाइट ने सबसे हैवी कैजुअलिटीज फेस की हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की प्रोटेक्शन ने ब्लड लाइन अलायंस और कोवेन ऑफ विच को मिनिमल लॉसेस से बचा लिया है। क्राउली यहाँ पर ह्यूज कैपिटल को देखते हुए कहता है, ओह प्रोजेक्ट एक्स एक्टिवेट होने के साथ ट्री ऑफ लाइफ भी जल्दी एक्टिवेट होगा। हमें जल्दी से जल्दी पैलेस ब्रेक करना होगा और रिवील को ख़त्म करना होगा। सिटी का आधा हिस्सा डेथ साइलेंट में है, दूसरा हाफ चिल्ला रहा है। एक्स जीन पॉपुलेशन के 60% से ज़्यादा में स्प्रेड हो चुका है। मतलब हर 100 में से 60 लोग एम्पायर के कंट्रोल में आ चुके हैं। प्रोग्राम एक्टिवेट होते ही बॉबी रिलीफ की सांस लेती है और बोलती है, लगता है उन्होंने सिर्फ अपनी मोबिलिटी और कॉन्शियसनेस को खोई है। शायद वो सेव हो सकते हैं। लेकिन क्राउली यहाँ पर इम्पोजिंग एक्सप्रेशन के साथ ना डिसएग्री करता है। नहीं, नहीं, क्या ये सस्पिशियस नहीं लगता? देखो करंट सिचुएशन को, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे एम्पायर ट्री ऑफ लाइफ का एक्टिवेशन के लिए, रास्ता बनाने के लिए उनकी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस यहाँ पर चुरा रही है? एक ऑफिसर रिपोर्ट करता है, हमारी फ्रंट लाइन पैलेस तक पहुँच गई हैं, लेकिन एनिमी रोबोट हमें रोक रहे हैं, हमें यहाँ पर स्टेलमेट में डाल रहे हैं। क्राउली कंफर्म करता है और बोलता है कि ना जैसे मैंने सोचा था, एम्पायर ने इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर किया था। चलो वहाँ रस करते हैं। बस उम्मीद है सिलाइब जेबिस को जल्दी हैंडल कर ले। यहाँ पर इम्पियर पैलेस के एंट्रांस पे जेवियर जो बैटल में है, अचानक नोटिस करता है कि पैलेस का डिफेंसिव फोर्स फील्ड वीकेंड हो रहा है। रोबोट की आंखों की रेडिएशन खो रही हैं। उसके चेहरे पे एक खुशी भरी स्माइल आती है। सी लाइव सक्सेस हो गया। सब लोग मेरे साथ रश करो। रेबल्स का मोरल इंस्टेंटली बढ़ जाता है। चाहे एम्पायर के पास एक रिजर्व एनर्जी सोर्स है इमरजेंसीज के लिए, उनके पास स्विच करने का टाइम ही नहीं है। उनकी डिफेंस अचानक टूट जाती है। ग्रुप ना पैलेस के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर पैलेस के अंदर पहुंच चुके हैं वो लोग। एक तरफ है जेवियर जो घायल है, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान है। वो सी लाइफ को देखकर कहता है कि बहुत अच्छा काम किया और अब सिर्फ एक ही टारगेट बचा है। सी लाइफ का मूड थोड़ा सा अलग है। वो बताता है कि ना उसे जेविस ने, जो कि मर चुका है, एम्परर का एक सीक्रेट प्लान और रोबोट को कंट्रोल करने वाले बैकडोर के बारे में बताया था। सी लाइफ थोड़ा उदास है क्योंकि उसे लगता था कि जेविस उसे मार सकता था, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो पीछे हट गया। सी लाइफ को जेविस पर थोड़ा तरस आता है। ये दिखाता है कि इस नोवेल में विलन भी कभी कभी इंसान लगते हैं, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं होते। फिर क्राउली और बॉबी भी वहाँ पहुँचते हैं और सब डिसाइड करते हैं कि एम्पायर ने जो गलतियाँ की हैं उसे सुधारना है। उन्हें दिखता है कि ना पैलेस के अंदर से एक सफ़ेद रोशनी की किरण आसमान की तरफ जा रही है। ये है ट्री ऑफ लाइफ का सिग्नल, जो उनका असली टारगेट है। अब यहाँ पर ना एक्शन शुरू होता है। यहाँ से जेवियर अपनी टेक्निक स्नेक वाइट फिस्ट का अल्टीमेट वर्जन यूज़ करता है, जिससे उसकी फिस्ट से काला एनर्जी निकलता है, जो लेजर वेपन से भी ज़्यादा पावरफुल है। रास्ते में आने वाले सब रोबोट टुकड़ों में टूट जाते हैं। जेवियर सोचता है कि ये ताकत उसे लेलिन ने सिखाई थी, और अब उसे एहसास होता है कि लेलिन कितना पावरफुल है, क्योंकि वो स्नेक डॉगर जैसे शक्तिशाली एंटिटी के साथ खड़ा रह सकता है। लेकिन क्राउली को तो ना जेवियर से भी ज़्यादा पावरफुल है वो। जब वो एक रोर करता है ना, रोर कर देता है, तो यहाँ पर सैकड़ों पैंथम स्नेक मिलकर एक जाइंट यहाँ पर बीस्ट बनते हैं, जो रोबोट को चीरते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इन स्नेक का कोरोसिव लिक्विड इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरा पैलेस कोलैप्स होने लगता है। अब यहाँ पर ना एक मोमेंट आता है। जेवियर एक खूबसूरत दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है, और वो जो देखता है वो उसे एकदम ना डर जाता है। वो डरा देता है उसे।
अंदर एक शानदार डाइनिंग टेबल है, लेकिन उसके पास कई यंग प्रिंसेस और प्रिंस जमीन पे पड़ रखे हैं। उनकी स्किन पर एक डार्क ग्रीन एक्स निशान है। एक खूबसूरत लेडी अपनी छाती पकड़े बैठी है। उसके सीने में एक डैगर घुसा हुआ है और उसके कपड़े पर खून का दाग है, जैसे एक गुलाम यहाँ पर गुलाब न खिलाओ। बॉबी जब ये देखती है तो उसे समझ आता है कि वो एक्स जिन जिसको वो लोग समझते थे कि सिर्फ रॉयल फैमिली को सपोर्ट करता है, असल में वो रॉयल फैमिली को भी सिर्फ एक पपेट या खिलौना समझता है। यानी जो एंटिटी ये सब कंट्रोल कर रही है, वो किसी को भी नहीं बख्शती, चाहे वो रॉयल ब्लड ही क्यों ना हो। इसी बीच क्राउडी बाहर से चिल्लाता है कि टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से एंटी टेलीपोर्टेशन एरे और एंटी ग्रेविटी रूम ढूंढो। वो अपनी ताकत से पूरा बिल्डिंग गिरा देता है, लेकिन फिर भी रोबोट की फौज कम नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा डेंस होके आती है, जैसे एक फ्लोड हो। जेवियर समझ जाता है कि दुश्मन पहले से ही तैयार था। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और उसका पोर्स से काला मिस्ट निकलने लगता है। बॉबी शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी सेंसिंग एबिलिटी से जेवियर गायब होने जैसा लगता है। जेवियर डिसाइड करता है कि रोबोट के स्कैनर इतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं, इसलिए वो चुपके से उनके पीछे से निकल के यहाँ पर निकल सकता है। अपनी स्नेक फिस्ट की मदद से अपना ब्लड लाइन कूल करके और एनर्जी फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करके वो रोबोट के बीच से निकल जाता है और सीधा उस लाइट पिलर की तरफ भागता है, जिल को ढूंढने के लिए, जो शायद उसकी कोई खास इंसान है। क्या खास इंसान? उसकी बहन है भाई। अब यहाँ पर ना क्राउली अपने जायंट बीस्ट पर बैठा हुआ कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपना सबसे स्ट्रांग मूव यूज करेगा। वो प्रेयर करता है कि अपनी ग्रेट मिस्ट्रेस से और एनर्जी की मैसिव बॉल बनाता है, जो मिलकर एक ब्लैक होल जैसा कुछ बनाते हैं। ये ब्लैक होल रोबोट्स, फोर्स फील्ड और बिल्डिंग सबको निगल जाता है, एक वाइड पैसेज बनाकर। लेकिन तभी एक नया डिफेंडर आता है, डॉन। एक मैकेनिकल आर्मर जिसमें एक सिलेंडर फिगर है। इसका फर्नेस रोर करता है और वही वाइट बीम ऑफ लाइट निकलता है जिसने पहले एक मेटल बैक व्हेल को मारा था। जब ये वाइट लाइट और क्राउली का ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो एक जबरदस्त एक्सप्लोजिशन होता है। पैलेस का बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है और दोनों तरफ बहुत कैजुअलिटीज होते हैं। एक मशरूम क्लाउड आसमान में उठता है, लेकिन ट्री ऑफ लाइफ अभी भी सुरक्षित है। डाउन आर्मर क्राउली के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे एक एंजल अपना डार्क साइड दिखा रहा हो। अंदर से एक फीमेल वॉइस बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब हम देखते हैं कि लिंक को, जो कंट्रोल रूम में बैठी स्क्रीन पर देख रही है, वो सोच रही है कि अगर उसने सबमरीन से ये डाउन आर्मर नहीं ली होती तो वो क्राउली का अटैक रोक नहीं पाती। लिंक बताती है कि डाउन एम्पायर की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, उनकी एनर्जी की लास्ट लिमिट तक बनाई गई है। उनका आखिरी ट्रम्प कार्ड, उनका फाइनल डिफेंस। वो इम्पीरियल गार्डन की तरफ देखती है और बोलती है, पापा, ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ। ये एक बहुत इमोशनल मोमेंट है क्योंकि वो अपने फादर जो एम्परर है, उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। क्राउली बिल्कुल नहीं रुकता, सिर्फ इसलिए कि दूसरी तरफ एक लड़की है। वो अपने साथियों को अटैक करने का ऑर्डर देता है, एम्पायर को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए। इस क्रिटिकल मोमेंट में दो पुराने वॉरियर, स्वॉर्ड सेंट और नाइट डेविल अपीयर होते हैं, दोनों अपनी लास्ट स्ट्रेंड के साथ। स्वॉर्ड सेंट अपनी एकदम टूटी हुई स्वॉर्ड पकड़े हुए कहता है कि बहुत वक्त हो गया है उन्हें साथ लड़ते हुए। नाइट डेविल यहाँ पर रोर करता है कि एम्पायर की आखिरी शान उन्हीं दोनों के हाथों में है। दोनों रोशनी की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आर्मी को यहाँ पर चीरते हुए रॉबर्ट की फौज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। बॉबी भी अपने साथियों से आई कांटेक्ट करके फाइट करने का फैसला करती है। दोनों तरफ अपने अपने बिलीफ के लिए लड़ रहे हैं और अब पीछे हटने का कोई रास्ता भी यहाँ पर नहीं बचा है। और यहाँ पर शॉकिंग बात तो ये है कि एम्परर एरोगन यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ के सेंटर प्लेटफॉर्म पर पहुँचता है। वो अपने एंसेस्टर से प्रार्थना करता है कि उन्हें यहाँ पर आशीर्वाद दे और अपने कपड़ों के अंदर से एक बॉक्स निकालता है
जिसमें सूखी हुई आंखें और मरविडी स्केलें। एरोगन की इन चीज़ों को ना निगल जाता है और बोलता है, मैं ही हूँ, दुनिया हूँ, मैं दुनिया हूँ। ये उसका प्योर प्योर मैडनेस और पावर की हवस दिखाता है। फिर उसके शरीर में एक हॉरिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। उसकी बॉडी पर यहाँ पर ट्यूमर बन जाते हैं, जिन पर स्केल और इंसानी चेहरे बने होते हैं। वो अपने मेटल थ्रोन पर बैठने की कोशिश करता है। टावर के चारों तरफ कई चैनल्स खुलते हैं, जिनसे नीडल निकलते हैं, जो ट्यूब से जुड़ी होती हैं। और ये ट्यूब्स जैसे खुद जिंदा हो, एरेगोन को घेर लेती हैं। फिर हजारों की तादाद में ये नीडल्स एरोगन के शरीर में घुसते हैं, उसके हर नब को सिमुलेट करते हैं। ये दर्द इतना भयानक है कि एक नॉर्मल इंसान तुरंत मर जाता, लेकिन एरोगन सिर्फ एक जानवर जैसी चीख मारता है। ट्यूब कुछ चीज़ यहाँ पर उसके अंदर से न खींचने लगता है, और एरोगन के शरीर तेजी से सिकुड़ने लगता है। वो एक जिंदा लाश बन जाता है। एम्परर एरोगन का सारा न्यूट्रिएंट चूसने के बाद, और वो एक जिंदा लाश से भी बुरा बन जाता है। उसका शरीर कांपता है और उसकी आंखों की चमक बुझ जाती है। मतलब वो मर चुका होता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। उसके मरने से ठीक पहले उसकी एक हीटेड सोल यानी जलती हुई आत्मा इल्यूजन और रियलिटी की बाउंड्री तोड़कर टावर के नीचे पहुंच जाती है। और उसी पल एक जबरदस्त लाइट बीम आसमान की तरफ उड़ता है। इसका मतलब है कि एरागोन की बॉडी मर गई, लेकिन उसकी सोल का यूज ट्री ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है। ये देखकर जेवियर इतना डर जाता है कि वो अपनी स्टील्ड से बाहर आ जाता है। उसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा आ रहा हो। वो पहचानता है कि ना, ये प्रोजेक्ट ट्री ऑफ लाइफ है और उसे ये रोकना ही होगा। तभी उसे एक शौक लगता है। उसे उन 12 पियर्स में से एक में अपनी छोटी बहन जिल दिखती है। जिल बेहोश है और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। जेवियर घबरा कर चिल्लाता है कि वो अभी आ रहा है, उसे बचाने के लिए। उसके हाथों पर न काली स्केल्स आ जाती हैं, और वो अपनी पूरी ताकत से उस फ़ोर्स फ़ील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन उसका पावरफुल स्नेक बाइट फिस्ट भी उस शील्ड को हिला तक नहीं पाता। ये एम्पायर का सबसे एडवांस्ड और स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, जो बिल्कुल पहाड़ की तरह अडिग खड़ा है। यहाँ पर ना एकदम ना डरावना मोमेंट आता है। टावर के क्राउन के पास लाइट के पिलर से एक सोल निकलता है और एक ऐसी रोशनी छोड़ता है जो सब लोगों को दिल को हिला देता है। फिर शैडो वेव जो पूरी दुनिया को कवर करता है, टावर के ऊपर मेट्रोलाइज होता है। लाइट बीम मेटल टावर से अलग होकर शैडो वेव से कनेक्ट हो जाता है। धीरे धीरे ब्रांचेस फैलने लगते हैं, और कुछ ही मिनट में हवा में एक रोशनी का प्रीमोडियल ट्री बन जाता है, जिसके ब्रांचेस शैडो वेव से टाइटली जुड़ी होती हैं। पूरी एम्पायर के बचे हुए लोग ये मैसिव ट्री देखकर समझ जाते हैं ट्री ऑफ लाइफ शुरू हो चुका है। जेवियर यहाँ पर डिसअपेयर में अपनी मुट्ठियाँ मारता रहता है, इतनी कि उसकी स्केल टूट जाती हैं और खून निकलने लगता है। वो स्नेक डॉगर और लेलिन दोनों से न प्रार्थना करता है कि कोई उसे ताकत दे। अब सीन शिफ्ट होता है पैलेस के अंदर, जहाँ लेलिन और ऑल स्नेक यानी स्नेक डॉगर शांति से चेस खेल रहे हैं, जबकि बाहर इतना कियोस हो रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये दिखाता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स कितने पावरफुल हैं कि उन्हें इस कियोस की कोई परवाह नहीं है। ऑल स्नेक लेलिन से पूछती है कि वो इन ब्लडलाइन कैरियर के स्ट्रगल के बारे में क्या सोचता है। लेलिन मुस्कुरा कर कहता है कि एम्पायर नहीं, रॉयल फैमिली का फेल होना पहले से ही तय है। वो कहता है कि अगर उन्हें खुद ये बात इतनी आसानी से पता चल रही है, तो सार जैसी पावरफुल एंटिटी को तो और भी पहले पता चल गया होगा। सार शायद सिर्फ सही मौके देखकर फायदा उठाने के लिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर रही। स्नेक डॉगर लेलिन से पूछती है कि उसके दिमाग में और क्या प्लान है, क्योंकि उसे लगता है कि ना, लेलिन कुछ छुपा रहा है। लेलिन मुस्कुराकर कहता है कि ये उसका सीक्रेट है, और उसका कॉन्फिडेंस इसी सीक्रेट पर बेस्ड है। वो वादा करता है कि सही वक्त आने पर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। जब स्नेक डॉगर पूछती है कि
अभी क्या करना चाहिए? लेनिन कहता है कि वो बस 1-2 वेरिएबल ऐड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सार कैसे रिएक्ट करती है। और ये कहते हुए वो एक धतूरा फ्लावर रुइन पर अपनी उँगली रखता है। ये लाइन बहुत मिस्टीरियस है और शायद आगे की स्टोरी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। और यहाँ पर वापस जेवियर की तरफ आते हैं। उसे ना अचानक अपने शरीर गर्म होने लगता है। वो अपनी छत फाड़ता है और देखता है कि उसकी छाती पर तिल के ऊपर एक खूबसूरत काला फूल खिल रहा है। दर्द इतना ज़्यादा है कि जैसे उसका शरीर फट रहा हो। पहले जब ऐसा हुआ था, वो एकदम दर्द सहन नहीं कर पाया था और बेहोश हो गया था। लेकिन इस बार उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अपग्रेड हो चुकी है, इसलिए वो अपने दाँत पीसकर होश में रहता है। इतना ज़्यादा फ़ोर्स लगता है कि उसके मसलों में खून आने लगता है। लेकिन इसी वक़्त उसे अपने अंदर एक नया, बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस होता है। वो फिर से स्नेक बाइट फिस्ट यूज़ करता है और इस बार एक स्कारलेट आँखें वाला काला पैंथोम स्नेक जो कई मंजिला ऊँची है, उसके सामने प्रकट होता है। एक ज़ोरदार पंच से वो डिफेंस फ़ोर्स फ़ील्ड को तोड़ देता है। जेवियर चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन लाइट पिलर गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत सारे नीडल ट्यूब से अटैक करता है। जेवियर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रियलाइज़ करता है कि ये एलॉय से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनमें इतनी पावर है कि एक करंट भी बनती है। एक ज़ोरदार धमाके होते हैं और धमाके के साथ वो डोर एकदम एकदम बहुत ज़्यादा दूर फेंक दिया जाता है। ट्री ऑफ द लाइफ अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुका होता है और पूरी तरह फैलने लगता है। जेवियर को चक्कर आने लगते हैं जैसे उसकी स्पिरिट यहाँ पर खींच रही हो, लेकिन धतूरा फ्लावर के प्रोटेक्शन की वजह से वो होश में ही रहता है। यहाँ एक बहुत बड़ा ना दर्द भरा सीन आता है। पूरी कैपिटल में हर जगह से लाइट के पार्टिकल बारिश की तरह निकलकर उस लाइट पिलर में जमा होते हैं। 12 पिलर्स यहाँ पर चमक उठते हैं और उनमें कैद लड़कियों के चेहरे पर दर्द साफ दिखता है। वो सोल एनर्जी टावर के सेंटर में जमा होते हैं और ट्री धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है। जेवियर की सोल को भी खींचने लगता है। अब यहाँ तक का सबसे इमोशनल पार्ट आता है। लिंग जो डाउन आर्मर कंट्रोल कर रही थी, क्राउली से अलग होके सुकून की सांस लेती है क्योंकि अब ना सब शुरू हो चुका है। क्राउली गुस्से में ना यहाँ पर गुस्सा होकर देखता है कि एक इनविजिबल एनर्जी नेट जैसे रूट हो उन लोगों को पकड़ रही है जो एक्स जिन से इन्फेक्टेड थे। उन लोगों की सोल्स यहाँ पर खींची जा रही है और ट्री की तरफ बढ़ रही है। लिंग यहाँ पर क्राउली को बताती है कि अब कुछ भी करना फ़ायदा नहीं देगा। वो एक्सप्लेन करती है कि पहले एक्स जीन से इन्फेक्टेड बॉडीज की सोल ट्री ऑफ द लाइफ को इनिशियल नरिशमेंट देगी, फिर नॉर्मल इंसान, फिर एबिलिटी विल्डर और ब्लड लाइन कैरियर कोई नहीं बचेगा और शैडो विप की वजह से भागना सिर्फ कुछ मिनट की देर हो सकता है और यहाँ पर कोई भाग भी नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्राउली गुस्से में पूछता है कि अगर लिंग को ये सब पहले से पता था, तो उसने कुछ क्यों नहीं किया? लिंग उदास होके कहती है कि ये मेरा भाग्य है। वो खून की उल्टी करती है। उसका शरीर ऑलरेडी कमज़ोर है क्योंकि उसका सिर्फ़ एक ऑर्डिनरी फ़िज़िक है। अपनी कॉन्शियसनेस खोने से पहले लिंग अपना लास्ट ऑर्डर देती है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट आर्मर बीस्ट को पकड़कर जबरदस्त धमाके में खत्म हो जाता है। मरने से पहले लिंक सोचती है कि काश वो अपने बचपन में वापस जा सके, जहां उसके फादर उनकी स्विंग को पुश करते थे। ये लाइन सुन के दिल पिघल जाता है। एक प्रिंसेस जो इतनी पावरफुल थी, अपने एंड में सिर्फ अपने पापा के साथ बिताए सिंपली पल को ना याद कर रही थी। बॉबी दौड़ कर आती है, लेकिन सिर्फ एक बॉटमलेस ब्लैक होल देखता है। टर्न आउट लिंग ने अपनी सारा डिस्ट्रक्टिव पावर सिर्फ क्राउली पर फोकस किया था, अपने आसपास की जगह को बचाते हुए। बॉबी रोते हुए क्राउली को पुकारती है। कुछ देर बाद कुछ लंबी स्नेक जैसी वाइन्स गड्ढे के किनारे पे एकदम ना यहाँ पर प्रकट होती हैं। क्राउली बाहर आता है, लेकिन उसका आधा शरीर गायब है। दोनों टांगे और राइट आर्म पूरी तरह यहाँ पर नष्ट हो चुके हैं। क्राउली कहता है कि एम्पायर के खत्म होने से पहले वो नहीं मरेगा और वो लिंग के बारे में ना सोचता है कि वो एक
रेस्पेक्टेबल ओपोनेंट थी, लेकिन एक इंसान भी थी वो। फिर उसका शरीर यहाँ पर जुड़ने लगता है, नए लिम्स उगने लगते हैं, एकदम व्हाइट और डेलिकेट स्किन के साथ, जैसे वो पहले कभी टूटे ही ना हो। यहाँ पर ना बॉबी जो है, सब कुछ तो इतना अजीब हो चुका है कि वो क्राउली के वापस रिजेनरेट होने को भी ना खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। क्राउली वापस आकर सबकी मदद करता है और नाइट टेबल और स्वॉर्ड सेंट जो पहले एम्पायर के डिफेंडर थे, उन्हें मार देता है। फिर वो सब फाइनल बैटल पर पहुंचते हैं, जहां एक शानदार मेटल टावर खड़ा है। उसके आसपास निडल टॉप्ड ट्यूब यहाँ पर हैं, जिस पे जिंदा खून एकदम हरकत कर रही हैं। यहाँ पर जेवियर घायल हालत में भी टावर की तरफ दौड़ता है, क्योंकि वही मतलब 12 पिलर में से, जिनमें से उसकी बहन जिल भी है। ट्री ऑफ द लाइफ की ह्यूज रूट्स पूरा टावर कवर कर चुकी है और उसकी ब्रांचेस पूरे आसमान में फैलकर एम्पायर के ऊपर छाई हुई है। ट्री की यहाँ पर ट्री की बार्क पर एक लाल चमक है, जिसमें एक गुस्सा हुआ चेहरा दिखता है। ये चेहरा लिंक को यूजलेस बोलकर गुस्सा होता है जब वो सबको आता देखता है। एक जबरदस्त एनर्जी निकलता है और ट्री की रूट्स रेबल ट्रूप पर अटैक करती हैं। उनकी सोल खींचकर उन्हें कॉप्स बना देती हैं। यहाँ क्राउली बहुत ही पावरफुल मोमेंट देता है। वो कहता है कि इस वक्त मरने से भी डर नहीं लगता उसे, और बॉबी को पीछे धकेल देता है। उसकी पीठ पर एक काले सांप का निशान दिखाता है और वो अपना फाइनल सील खोल देता है। ये खुलते ही एक जबरदस्त डार्कनेस फैलता है और वही एकदम सरपेंट फिर से प्रकट होता है, इस बार पहले से भी ज़्यादा इल्यूजनरी दिखते हुए। क्राउली चिल्लाता है कि वो अपनी सारी लाइफ फोर्स दे रहा है उसे एनालाइट करने के लिए। उसके यहाँ पर पोर्स से काला खून निकलकर उस जाइंट सरपेंट के अंदर जाने लगता है। सरपेंट के मुंह में एनर्जी की सैकड़ों बॉल मिलकर एक बहुत ही भयंकर ब्लैक होल बनाती हैं। और बोलता है, क्राउली चिल्लाते हुए बोलता है यहाँ पर, मैं तुम्हें दफना दूंगा। और यहाँ पर ब्लैक होल ट्री की ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, कई लोगों की जान बचा लेती हैं। इस अटैक को देखकर एरागोन, जो अब पूरी तरह ट्री ऑफ लाइफ बन चुका है, थोड़ा सावधान हो जाता है। ट्री थोड़ा यहाँ पर सिकुड़ जाता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, सोल फोर्स वाली वॉल ब्लैक होल के सामने बनता है। धमाके के साथ ये वॉल टूट जाता है, लेकिन जब डस्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, धूल मिट्टी छँट जाती है, तो ट्री ऑफ लाइफ बिल्कुल ठीक खड़ा है, कोई डैमेज नहीं हुआ है। एरोग्रोन अपनी क्रिम्सन ट्री के थ्रू बोलता है कि वो अब ट्री ऑफ लाइफ के साथ एक हो चुका है और सोल कलेक्शन का पहला स्टेज कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब दुनिया में कोई भी उसे ख़त्म नहीं कर सकता। वो अपनी मैडनेस में कहता है कि सिर्फ एम्पायर के सोल एनर्जी ही उसे इतना पावरफुल बना सकती थी, और अब वो अपनी जड़ें पूरी दुनिया में फैलाएगा, खुद रियलम का कोर बन जाएगा। वो सबको धमकी देता है कि अगर वो भाग नहीं जाएंगे तो बस दुनिया के अंत को देखने के लिए जीवित रहेंगे, या शायद नए वर्ल्ड की शुरुआत देखेंगे। एरोगन की न बात खत्म होते ही ट्री ऑफ लाइफ और फैलने लगती है। उसकी जड़ें जमीन में घुसकर पूरे पैलेस को कवर कर लेती हैं। 12 पिलर्स फुल फोर्स में यहाँ पर काम कर रही थी। सब कुछ खत्म हो रहा था और कुछ लड़कियाँ इस डैमेज को सहन नहीं कर पाती। उनके मुंह से खून निकलने लगता है। जेवियर गुस्से में जिल जिल चिल्लाता है। उसे पहले कभी इतना मजबूर और डर महसूस नहीं हुआ था। ट्री की रूट पूरी प्लैनेट में फैलने लगती है, पूरे एम्पायर को कवर करते हुए। पियर्स यहाँ पर जो है ना, क्राउन भी ना आसमान तक ना फैलकर शैडो वेव से जुड़ जाता है। और ये ना एकदम ना फैलाव रुकता ही नहीं है। ये सिर्फ सिटीज़ और इंसानों तक सीमित नहीं है। जो भी चीज़ मतलब ना सोच सकते हो, उसकी ट्रू सोल वेब द्वारा खींच रही हैं यहाँ पर। किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। हर ज़िंदा चीज़ को यहाँ पर सोखा जा रहा है। यहाँ ना एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिवील होता है। सीलाइव आगे आकर बताता है कि जेविस ने उसे बताया था कि ट्री ऑफ लाइफ 3 स्टेज में फैलता है। पहला स्टेज पूरा रेगॉन कवर हो चुका है, और दूसरा पूरा प्लैनेट, और तीसरा फाइनल स्टेज तब होता है जब वो खुद दुनिया के साथ फ्यूज होकर
एक गॉड बन जाता है। सी लाइफ कहता है कि अगर ये दूसरे या तीसरे स्टेज तक पहुँच गया, तो इसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अभी ही मौका है, इसे ख़त्म करना ही होगा। बॉबी कन्फर्म करती है कि जैसे-जैसे ट्री फैलता है, वो उन 12 पीएल को भी प्रोटेक्ट करता है। मतलब वही जो 12 पीएल हैं, उसके कोर हैं। सिलाई और बाकी पुराने सर्वाइवर आगे आते हैं और कहते हैं, यंग पीपल, दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। हम बुड्ढे लोग तुम्हारे लिए एक मौका बनाएँगे। क्राउली, जो कि खुद गिरने के कगार पर है, खड़ा होकर कहता है कि ब्लड लाइन पैंथम के साथ भी वो व्हीप के फाइनल मतलब यहाँ पर अटैक से नहीं बच सकते। इसलिए ये सिर्फ एक ही मौका है जो उनके पास है। वो जेवियर को सीधा निर्देश देता है, हम सब मिलकर तुम्हारे लिए एक मौका बनाएंगे। तुम्हारा मिशन है अंदर घुसकर 12 पीएल को डिस्ट्रॉय करना। याद रखना, ट्री पर अटैक मत करना, वो तुम्हारी लेवल से बहुत ऊपर है। क्राउली यहाँ पर मुस्कुराकर पूछता है, अपनी बहन को बचाना चाहते हो? तो जाओ और साथ में दुनिया को भी बचा लो। सी लाइव यहाँ पर सबसे पहले चार्ज करता है एक प्लैटिनम कार्ड एक्टिवेट करके, जिससे ना स्पेस रिवर्सल पल्स निकलता है। एम्पायर की सबसे नई टेक्नोलॉजी। वो मुस्कुराते हुए अपनी जान दे देता है। उसका शरीर एक बड़े धमाके में डस्ट बन जाता है। फिर एक और सोल्जर अपनी जान दे देता है, बिना किसी हिचकिचाहट के, खुद को डिस्ट्रॉय करके। हर सेक्रीफाइस देखकर जेवियर अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। एक के बाद एक धमाके होते हैं और इंसानों की जान से एक रास्ता बनता है। क्राउली जेवियर को खींचता है और उनका एकदम यहाँ पर 100 मुंह वाला जाइंट स्नेक टावर की तरफ बढ़ता है। नम्बरस निडल उन पर ऐसे अटैक करते हैं जैसे गुस्से में भरे जानवर हो, और ट्री ऑफ लाइफ ऊपर से गुस्से में चीखता है। पावरफुल ब्लड लाइन कैरियर चुपचाप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अपनी जान देकर ना रास्ता बनाते हैं वो लोग, पावरफुल ब्लड लाइन वाले। थिन निडल उस 100 हेडेड बिस्ट में घुसकर उसका टोर्सो सिकुड़ देता है। वो एक हड्डियों का थैला बन जाता है। क्राउली का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है खून की कमी से। जेवियर की आंखों में गर्म आंसू भर आते हैं। कोई उसने उससे ना उनसे ना कहता है, बच्चे, तुम्हें लगा हम ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये ये पूरी दुनिया के लिए है। सेक्रीफाइस उन्हें प्लेटफॉर्म के और करीब ले आता है। 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर। जब वो बिल्कुल पास पहुंचते हैं, एरागोन गुस्से से भर जाता है और अपनी ब्रांचेस से जबरदस्त सोल अटैक उनकी तरफ भेजता है। अब आता है इमोशनल मोमेंट। बॉबी अचानक खड़ी होती है और क्राउली की तरफ पीठ करके जायंट बीस्ट से नीचे कूद जाती है। हवा में ही उसका पीठ से दो डार्क ग्रीन बटरफ्लाई विंग निकलता है, बहुत ही खूबसूरत और चमकदार। ये विंग्स कमजोर दिखते हुए भी ना उन सब अटैक को सहन कर लेते हैं। ट्री के अटैक जैसे एक इविल डेविल किंग का हाथ हो, लेकिन एक नाजुक तितली अपनी आखिरी जिंदगी की रोशनी से उस टेबल के सामने भी नाचती रहती है। ये लाइन बहुत पोएटिक है। दिखाता है कि चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो, एक छोटी सी जान भी अपनी पूरा का पूरा हिम्मत से लड़ती है। बॉबी की इस बलिदान की वजह से जेवियर और क्राउली फाइनली 12 पीरियड्स तक पहुंच जाते हैं। जेवियर एक पीरियड में जिल को देख लेता है। हर एक पोर के मतलब पोर तक ना साफ साफ वो देख पा रहा था। यहाँ पर क्राउली जेवियर की तरफ पीट करके जल्दी जल्दी बोलता है, जेवियर, जेवियर, जल्दी में, सिर्फ अपने आप पर भरोसा कर सकते हो। मिस्ट्रेस हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। उसे अपनी दया मांगनी सिर्फ कमज़ोर लोगों का काम है। ये मेरा आखिरी रियलाइजेशन है। इसलिए सिर्फ हम खुद की इंसानियत को बचा सकते हैं। करो इसे, जल्दी करो। एरागोन यहाँ पर ना मर जा बोल के क्राउली चिल्लाते हुए ना अपना शरीर रोशनी में बदल देता है। मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है अपने आप को। 100 हेडेड बीस्ट का साथ मर्ज होकर जेवियर की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन जाती है। जेवियर के आंसू बिना रुके बहने लगते हैं, लेकिन वो और हिचकिचाहट नहीं करता। उसे पता है कि जो मौका सबने अपनी जान देकर बनाया है, वो उसे वेस्ट नहीं कर सकता। स्नेक बाइट फिस्ट एक्टिवेट होता है और काला धतूरा फ्लावर जेवियर की पीठ पर खिलता है। सब कुछ ठीक होने के बाद
जो जिल के सामने सीधा खड़ा हो जाता है। रुक जाओ। उसके पीछे से भयानक सोल फ्लक्चुएशन गूंजता है, लेकिन जेवियर पीछे मुड़ता नहीं। उसे पता है कि कोई भरोसेमंद उसकी रक्षा कर रहा है। ये बकवास एम्पायर। जेवियर के हाथों पर भयानक ब्लैक एनर्जी प्रकट होता है। ये बकवास प्रोजेक्ट। धतूरा फ्लावर से एक रोशनी की किरण जेवियर के शरीर को कवर कर लेती हैं। उसकी स्ट्रेंथ अपने पीक तक पहुंच जाती है। तू बकवास एरोगन, मर जा। वो चिल्लाते हुए अपना सबसे ताकतवर पंच मारता है, जिसमें ना उसकी पूरी ताकत, उसका जोश, उसके इमोशन सब कुछ हैं। इसमें क्राउली, बॉबी, सिलाइव और बाकी सबकी उम्मीदें भी शामिल हैं। जेवियर जानता है कि ना क्राउली शायद इन पियर्स को तोड़ने में ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ट्री ऑफ लाइफ के सामने क्राउली को फिस्ट उठाने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए सब ने अपनी होप्स जेवियर पर लगाई थी। जेवियर को पूरा विश्वास था कि उसका ये पंच स्टील के फोर्ट को भी तोड़ सकता है, लेकिन क्लैंग, उसकी फिस्ट पियर्ल के आउटर वॉल से टकराती हैं और कोई डैमेज नहीं होता। जेवियर चिल्लाता है, नहीं, और दोबारा फिस्ट उठाता है, लेकिन उसे दोबारा मौका नहीं मिलता। पीछे से एक भयानक एनर्जी उस पर अटैक करती है और वो बेहोश होने लगता है। जेवियर को लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, सबका सेक्रीफाइस, सबकी मेहनत, क्या सब बेकार गया। वो अपनी बहन को पियर्ल में देखता है, जो गहरी नींद में लगती है और अपने दिल में लेलिन और स्नेक डॉगर से प्रार्थना करता है, मैं जानता हूँ, आप सुन सकते हैं, प्लीज कुछ करो, मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। लेकिन उसे एक भयानक जाल घेर लेता है, उसकी सोल कैद हो जाती है। बेहोश होने से पहले वो अपना सर उठाकर झील को देखता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना। यहाँ ना एक ना जिल जो सो रही थी, अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और जेवियर से मिलती हैं। जेवियर मुस्कुराकर, तुम, ये बहुत अच्छा है, और कहते हुए अंधेरे में डूब जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता चलता है कि ना जिल की आंखों में कोई इमोशन नहीं था, जैसे वो किसी अजनबी को देख रही हो। ये एक बहुत ही एरी और सस्पेंसफुल मोमेंट है। एम्परर एरागोन, जो अब पूरी तरह ट्री ऑफ लाइफ बन चुका है, खुशी से हंसता है कि वो परेशान करने वाले कीड़े आखिर मर गए। वो जिल की तरफ यहाँ पर जो शायद ना उसका रिलेटिव है, कहता है कि ना जेवियर ने उसकी जान बचाने के लिए कितनी मेहनत की थी। अब एरागोन यहाँ पर कहता है, वक्त आ गया है कि उन सब का इस्तेमाल करने का। उठो और मेरी मदद करो ईविल को यहाँ पर ख़त्म करने में। ट्री ऑफ लाइट अब न एम्पायर के आधे हिस्से तक अपनी जड़ें फैला चुका है और इसमें जमा हुई सोल एनर्जी बहुत ही डरावनी है। बहुत सारे काले स्पोर्ट ट्री के रूट्स और ब्रांचेस से एब्जॉर्ब होकर उन बैरन पियर्स में जमा होते हैं। कुछ ट्यूब तो इतना प्रेशर नहीं झेल पाते और पियर्स में ट्रमर होकर बन जाते हैं, मतलब फट जाते हैं। पियर्स एक चमकदार रोशनी छोड़ते हैं जो सारी इविल एनर्जी को प्यूरिफाई कर देती हैं, और ये प्योर पावर पूरे पावर ट्री ऑफ लाइफ के ब्लड रेड ट्यूमर को एकदम दी जाती है। अब यहाँ पर ना शॉकिंग ट्विस्ट आता है। एरोरॉन अंदर से ना खुश होकर कहता है, बहुत अच्छा, मैं जल्दी ही गॉड बन जाऊंगा। लेकिन तभी पियल के अंदर से एक अलग ही आवाज़ आती है, तुम गॉड नहीं हो, तुम सिर्फ एक मामूली मोर्टल हो। जिल ट्री के ट्यूमर को ठंडी नज़रों से देखती है, उसकी आंखों में तिरस्कार है। एरोग्रॉन शौक हो जाता है कि एक प्यूरीफायर, यानी जो सिर्फ एक टूल है, कैसे बात कर सकता है। जिल नहीं, अब जो भी वो एंटिटी है, मुस्कुराते हुए कहता है कि एक छोटा सा इविल इंटेंट उसे कैसे रोक सकता है। वो कहता है कि सिर्फ मोर्टल जैसे एरोग्रॉन ही इतनी सोल को एसिमुलेट करके अपना सेल्फ सेंस को खो देते हैं। फिर वो यहाँ पर ना बड़े ड्रामेटिक तरीके से रिवील करता है, मिस्ट्रेस ऑफ द नाइट, मिस्ट्रेस ऑफ द नाइट, तुम मिस्ट्रेस ऑफ द नाइट हो ना। एरोग्रॉन चिल्ला रहा था यहाँ पर, एरोग्रॉन पागलों की तरह चिल्ला रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे एक चुना हुआ बिल्ली को देख रहा हो, मतलब चूहा बिल्ली को देखकर डर गया हो। यहाँ ना समझना ज़रूरी है, ये जो जिल के रूप में थी, वो असल में सार है, वही पावरफुल एंटिटी जिसका नाम इस नोवेल में बार बार आ रहा है। सार ने जिल के शरीर का इस्तेमाल करके पूरी इस
ट्री ऑफ लाइफ की चाल को देखा और कंट्रोल किया। सार बताती है कि उसे एरोगोन की चाल पहले से पता थी, लेकिन उसने जानबूझकर उसे इग्नोर किया और एरागोन को अपनी मर्जी करने दिया, क्योंकि ये सब उसकी ही हेल्पिंग का हिस्सा था। वो कहता है कि न तुम गॉड बनना चाहते हो, मेरे खिलाफ जाना चाहते हो, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है, वरना इतनी मेहनत इस टास्क को पूरा करने में क्यों करते। और फिर वो मजाक उड़ाते हुए कहती है कि एरागोन ने तो खुद उसे अपना इस्तेमाल करने का मौका दिया, कितना मूर्ख हो तुम। अब एक पावरफुल विल नज़र आती है। 12 प्यूरीफाई यहाँ पर काम करते रहते हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। एक प्योर वाइट सोल एनर्जी ट्यूमर में जाके एक ह्यूज वेव बनाती हैं, जो लगातार एरोग्रॉन की स्टैंड को खा रही थी। बाकी 11 पियर्स की लड़कियां भी अपनी आंखें खोलती हैं, उनके चेहरों पर मजाक भरे मुस्कानें। एक आवाज़ गूंजती है, मैं ही फाइनल बॉडी को कंट्रोल करूंगी, मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं करेगा। इन सब के बॉडीज धुंधले पड़ जाते हैं, जैसे वो मेटेरियल के एनर्जी के फ्लो में बदल गए हों और मेटल टावर के थ्रू सीधा ट्री और उसके ट्यूमर में पहुंच जाते हैं। एराग्रोन अब भी न क्रेज्ड होकर चीखता है कि उसे काला और मरमिड का प्रोटेक्शन है, वो अभी हारा नहीं है। 12 यंग गर्ल उसके चारों तरफ हाथ पकड़े हुए एक अजीब से गीत गाने लगते हैं। एग्र एराग्रोन न उनके बीच में है, लेकिन एराग्रोन के पास न रैंक एट जैसी एंटिटी की विल और पावर के आगे जीतने का एक चांस भी नहीं था। उस शांत फोल्क सॉन्ग की धुन ट्री ऑफ लाइट को शांत करती हैं और उसका डार्क रेड ट्यूमर धीरे धीरे प्योर वाइट होकर खत्म हो जाता है। जैसे ही ट्यूमर गायब होता है, पीएल्स का क्राउन रुकना बंद हो जाता है और उस पर क्रैक आने लगते हैं। एरोग्रोन का सूखा हुआ शरीर अपने थ्रोन पर ही बिखर कर राख बन जाता है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, उस राख में से दो रोशनी की धाराएं निकलती हैं, आसमान में भयानक विंड विल्ड बनाते हुए। शैडो वेव चमकता है और सार खुद काले कपड़ों में ट्री की एक ब्रांच पर प्रकट होती है। वो पूछती है, कैली, कोव, क्या तुम अभी भी मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? ये दो नए कैरेक्टर हैं, इनकी रोशनी सार के सवाल पर और बढ़ जाती हैं और पूरे पैलेस से ब्लड लाइन फोर्स की धाराएं खींची जाती है। सार समझ जाती है कि ये तुम्हारे डिसेंडेंट का ब्लड लाइन और मेलिक्यूअस इंटेंट का मिक्स है, और वो पूछती है, क्या ये ऑल स्नेक है? दो इल्यूजनरी फिगर स्पाइरल से बाहर निकलते हैं। इनमें से एक है प्रोफेट कैले, एक बुढ़ा आदमी जो बहुत ज्ञानी लगता है, और दूसरा है कोव, जो सी टाइप का है और मरमेड जैसा दिखता है। कोव के नीचे समुंदर की लहरें उठती हैं। कैले सार से कहता है, हमने एक बार गलती की थी सार, दूसरी बार नहीं करेंगे। यह लाइन सजेस्ट करता है कि ये दोनों कैरेक्टर एंशियंट टाइम में कभी सार के खिलाफ गए थे और हार गए थे। अब ये फिर से ट्राई कर रहे हैं। अब वो सीन शिफ्ट होता है उस रेड विला में, कैलोरीन के बाहर, जहाँ लेलिन अपनी चेस गेम खत्म कर चुका है। वो समझ जाता है कि सार ने एरोग्रेन के हेट्रेड और डिसेंडेंट की मौत का इस्तेमाल करके इन पुराने कॉन्शियंट को जगाया है। ये एक एंशियंट सेरेमोनियल स्पेल जैसा लगता है। लेलिन कहता है कि अफसोस की बात है, चाहे उन्हें बुलाया गया हो, उनके पास अभी भी वो पुरानी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। वो पूछता है स्नेक डॉगर से, तुम अपना मूव कर रही हो, है ना? स्नेक डॉगर सर हिलाते हुए कहती है, मैं बहुत ज़्यादा वक्त से वेट कर रही हूँ, आज सब कुछ खत्म होगा। वो एक कदम आगे बढ़ाती है और उसके सामने हवा में ना फट जाती है वो, और वहाँ से चली जाती है। ज़बरदस्त स्पाशियल टर्बुलेंस बनता है। स्नेक डॉगर के बाल बिखरते हैं और जाइंट स्नेक में बदल जाती है वो। एक स्टार जैसी बॉल बनती है, जिनमें उसके ब्लड लाइन की पूरी पावर समाई है। ये उसका अल्टीमेट फॉर्म है। सैकड़ों मेलिक्यूअस स्नेक लीड हेड होने के बाद भी वो और भी ज़्यादा मिस्टीरियस और वाइल्ड दिखती है। एस्ट्रल प्लेन से देखा जाए तो स्नेक शैडो वर्ल्ड में एक ह्यूज ट्री जो सफ़ेद रोशनी छोड़ रही है बन चुकी है, जो पूरी दुनिया के साथ फ्यूज होने की कोशिश कर रही है। एक दुनिया जितनी बड़ी स्नेक की बॉल अचानक यहाँ पर प्रकट होती है, उस लाइट की ट्री की तरफ घुर्राते हुए। सार बिल्कुल सरप्राइज नहीं होती स्नेक डॉगर को देखकर।
वो कहती है, ऑल स्नेक, ये 10,000 साल की जंग यहाँ खत्म होगी। स्नेक डॉगर जवाब देती है, बिल्कुल, लेकिन जीत मेरी होगी। तुम्हारा खौफनाक कंट्रोल पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। इसी बीच दो पर्पल रेड रोशनी की धाराएं स्नेक की बाल से निकलकर काले और कौ में जाती है, उनकी पावर को और ज्यादा मजबूत करते हुए। स्नेक डॉगर अफसोस जताते हुए कहती है, काश ट्राल आई भी यहाँ होता, तीसरा हो जाता तो तुम यहाँ जरूर गिरती। अब स्नेक डॉगर और भी ना, ये दो एंशियंट एग्जिस्टेंस शैडो वॉल में एक साथ खड़े हैं और एक बहुत ही भारी प्रेशर क्रिएट करते हुए। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये तीनों दुनिया के असली नेटिव हैं, वही जिन्होंने एंशियंट टाइम में वर्ल्ड विल्ड के लिए लड़ाई की थी, जिनके पास दुनिया का आउटकम कंट्रोल करने का अधिकार है। तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।